पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो इनसाइट्स विद विशाल सूद में। रशिया यूक्रेन वार पे सबकी नज़र है और देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ डट के मैदान में खड़ा है। आज बात करेंगे इसी रणनीति के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। फाइनली यूक्रेन agrees to hold talk with Russia. What do you think about the same? I think it is a very positive development. Peace should prevail. और इट इज़ रीजनेबली हाई लेवल डेलीगेट्स हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है, बट इट इज़ नॉट लीडरशिप लेवल। मतलब प्रेसिडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, पर ना ही कोई डिफेंस मिनिस्टर लेवल की, बट एक काफ़ी सीनियर लेवल की। बट इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। अगर डिस्कशंस होती हैं, सीज फायर होता है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो डिस्कशन हो, इट शुड कम विद द पॉजिटिव रिजल्ट, सीज फायर हो और आगे की डिस्कशंस चलती रहें। तो वी विल होप it brings something positive, good news for the entire world, because Ukraine-Russia crisis is costing almost the entire globe something, apart from few nations who are benefiting from it. जी सर, जो रिसेंट पुतिन का ऑर्डर है रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे करने का, सो ये सिर्फ इंटिमिडेशन स्ट्रैटेजी है या वाकई थ्रेट हो सकता है? Look, I hope, let's pray it is only an intimidation strategy. और हम देखो, न्यूक्लियर वेपन्स का होना एक बड़ी डेंजरस चीज़ है इस वर्ल्ड के अंदर। बट मैं अगर हिस्टोरिकली देखूं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जियो पोलिटिकल हिस्ट्री, यू विल नो दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द 70s कम्युनिज्म वॉज स्प्रेडिंग इट्स विंग, इट वॉज गेटिंग मोर पावरफुल, और न्यूमेरिकली उनके पास नंबर ज़्यादा थे, हथियार ज़्यादा थे। तो न्यूक्लियर वेपन्स ने ही जो लिबरल फ्री वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं वो एज दी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। So basically what it means is, if you attack us, we are going to ensure no one comes out alive out of this war. That is the threat of nuclear weapons. और जैसा हम आगे भी कई बार बात करते हैं कि इस तरह की dangerous threat kind of peace ले आती है जब आपको लगता है कि there is no winner in it. तो एंड में जो भी गेम सिनेरियोज बनते हैं, जो वॉर रूम में स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, so people reach the some consensus on ceasefire faster. But I hope it is just a threat, and let's pray that nothing like that happens. Varna, it will be a disaster for the entire globe, and it will be very, very dangerous situation then. सर, क्राइसिस के दौरान PM मोदी ने इमरजेंसी मीट की और सुनने में आ रहा है कि हमारे देश के 4 मंत्री यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज़ में विजिट करेंगे और इवैक्यूएशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। सो इस स्टेप के बारे में आपका आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जिस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ही जहाँ पे भी इंडियंस मुसीबत में होते हैं, प्रोएक्टिवली जिस तरह से काम करती है, आई थिंक दैट इट गिव्स अ ह्यूज मैसेज। एंड दे आर, इफ मिनिस्टर देमसेल्फ आर गोइंग एंड इंश्योरिंग इवैक्यूएशन, उससे क्या होता है कि जो टीमें वहाँ पे लगी हैं उनकी काइंड ऑफ एक्शन वहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही काम होना है। वहाँ पे उनके मिनिस्टर्स जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ, जब मिनिस्टर लेवल के लोग सीधे चले जाते हैं, उनके पास सर्टेन अथॉरिटीज़ होती हैं, तो जो भी एक्शन होना है, अदरवाइज उनके पास वीज़ा नहीं होगा, उनको वो वीज़ा दिलवाना, वो सारा प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो जाता है। देखो, जो बच्चा या कोई भी बंदा जो वॉर में इस वक्त फंसा हुआ है, उसके लिए एक एक सेकेंड कीमती है। अगर आप टॉप सीनियर लेवल के लोग नहीं भेजते हो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लंबा हो जाता है। जब टॉप डिसीजन मेकर वहाँ पे खुद बैठा होगा, वो सारा प्रोसेस बहुत छोटा हो जाता है। वरना वो कॉल करेंगे, वहाँ पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन होगा और हम बहुत फास्टर तरीके से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर पाएंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग टॉप पीपल। It is not just for photo ops. It is important that top decision makers who can take a call right there, who have absolute authority, they go there and ensure things happen for our kids. सर, यूक्रेन के कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, लॉजिस्टिक और सप्लाई, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि रशियन फोर्सेस मोमेंटम लूज कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? Look, it is bound that you will face certain resistance, or it's a war. So एक आजकल वो भी होती है, मीडिया वॉर भी चल रही होती है। रशिया इज सेइंग समथिंग एल्स, रशिया इज क्लेमिंग दैट दे देमसेल्फ आर बॉम्बिंग देयर ओन पीपल टू डिफेम अस, और यूक्रेन ये कह रहा है कि देयर आर सो मेनी लॉसेस ऑन द रशियन साइड, और सच्चाई हमेशा कहीं ना कहीं बीच में होती है। तो मोमेंटम तो लूज होगा। ये बड़ी, मेरे को लगता है कि इट वाज अ वेरी, आई वुड से, नाइव। कोई भी वॉर रूम में जो बैठा है वो जानता होगा कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि आप जब किसी दुश्मन देश की सिटी के अंदर पहुंच गए हो, जहां पे आपने जितना छोटा छोटा एरिया, देखो एक है जब आप बड़ा एरिया प्रिजर्व करते हो, बड़ी आर्मी को एडवांटेज होती है कि छोटी आर्मी बहुत तितर बितर हो जाती है, पर जैसे जैसे नैरो डाउन होते हो वहां पे बड़ी आर्मी की एडवांटेज कम होनी शुरू हो जाती है।
वो एक नैरो गेट की तरफ आप जा रहे हो ना, तो वहाँ पे तो आपको इतने से एरिया से अंदर जाना है। जब आप देश में घुस रहे हो तो आपको पूरे बहुत बड़े एरिया से घुस के जाना है, पर जब आप नैरो हो रहे हो तो और छोटे छोटे एरिया में से आपको निकलना है। तो उसमें क्या होता है, जो बड़ी आर्मी है उसकी एडवांटेज कम होनी शुरू हो जाती है। सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि जब हम छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे एरियाज में अटैक करेंगे तो बड़ी आर्मी होने के एडवांटेज उतने कम होते जाएंगे। इट इज़ क्वाइट नेचुरल। सर, रूबल की वैल्यू भी नीचे जा रही है, तो क्या लगता है ये एस्केलेटिंग टेंशंस को रशिया कब तक झेल पाएगा? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं कि मैं इसको दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना चाहूँगा। वन इज़ इट विल गेट हार्ड। आज की डेट में रूबल इतना डाउन जा रहा है कि खुद रशियन सेंट्रल बैंक ही रूबल नहीं खरीदना चाहेगा। नो वन वांट्स टू बाय रूबल बिकॉज देयर आर सो मेनी सैंक्शंस। अब रशिया कितनी देर तक झेल पाएगा ये डिपेंड करता है उनके रिजर्व्स पे, और दूसरा चाइना पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि उनका ट्रेड चाइना के साथ रफली पिछले साल $146 बिलियन था, पर जो चाइना का ट्रेड यूएस और ईयू के साथ था, यूरोपियन यूनियन, दैट वाज $1.6 ट्रिलियन। तो ये सिर्फ 10% बनता है उसका रफली। अगर अब चाइना और रशिया के स्ट्रेंथ अच्छे हैं, पर क्या चाइना रशिया के कारण अपने आप को इतने बड़े ट्रेड पार्टनर से दुश्मनी में डालेगा, या चाइना इस वक्त डिफाइंट होगा यूएस के खिलाफ जो उनकी अपनी पॉलिसी है, और रशिया को ये एश्योरेंस देगा कि मैं आपकी एनर्जी और सब कुछ लूंगा। पर अभी वो एनर्जी सप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि पाइपलाइंस तो अभी बिछनी है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुए हैं ऑलरेडी, जो उनकी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस है दोनों, वो दे आर फुली ऑक्यूपाइड जी, वो पूरी सप्लाई चल रही है, पर नई पाइपलाइंस बनाने में तो टाइम लगेगा। तो वो कैसे कर पाएंगे? मे बी उनसे कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह, क्योंकि रशिया एक्सपोर्ट्स वीट, तो चाइना माइट एग्री टू बाय, बट वो उस लॉसेस को कवर नहीं कर पाएगा। तो चाइना क्या एक्शन लेता है? अगेन प्रोबेबिलिटी है, चाइना ने हमेशा अपना इंटरेस्ट सोचा है। दे आर नॉट, यू कैन कॉल चाइना एज अ कंट्री विच इज अ ट्रू फ्रेंड फॉर ऑल सीजन्स। और इनफैक्ट हर देश को पहले अपना इंटरेस्ट देखना, अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है। तो क्या अपने बड़े बड़े एनिमीज को, या सॉरी ट्रेड पार्टनर्स को इस वक्त नाराज करना चाहेगा जो सैंक्शंस हैं, क्योंकि एक मीडिया इमेज बन जाएगी, पुतिन हैज एंड रशिया हैज बिकम द पराया ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। सेकेंड पार्ट इसमें ये आता है, सिर्फ रशिया नहीं, सारे फॉरेन करेंसीज के रेट गिर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। सो हु इज बेनिफिटिंग? सो क्लियरली इस होल गेम प्लान में यूएस डॉलर इज कमिंग आउट एज अ विनर एंड यूएस इज कमिंग आउट एज अ विनर। सो दैट मेक्स अस क्वेश्चन हु इज ऑर्केस्ट्रेटिंग इट, हु, वेदर यूएस वांट्स, एक देखो अब पीस टॉक होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या यूएस ये पीस चाहता है कि नहीं चाहता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा जी। तो अगर यूएस वाकई में सामने पब्लिक स्टेटमेंट तो कुछ भी दे, अगर एंड में इनकरेज करते हैं उनको कि भाई नहीं पीस टॉक होनी चाहिए, तो ही ये होगी। अदरवाइज यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इज टू मच अंडर द इन्फ्लुएंस, बिकॉज उनको उनकी एड की, उनके हथियारों की, हर चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे फोर्सेस तो उन्होंने भेजी नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि इस पूरी गेम की से जो रिजल्ट आ रहे हैं एंड में, इट इज़, हम हमेशा कहते हैं फॉलो द मनी। आज इस सारे केस में हु इज़ बेनिफिटिंग इकोनॉमिकली, किसकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस सारे लड़ाई की जड़ कहाँ से शुरू होती है और क्या रीज़न हो सकता है जी। सर, इन्वेजन की वजह से काफ़ी लोग नाराज़ हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। फील्ड, अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें तो रशिया को काफ़ी रेपरकशंस का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही फ्रांस में कहा है कि रशिया को सब टूर्नामेंट से बॉयकॉट, एक्सपेल करना चाहिए। देखो, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के कारण, जियोपॉलिटिक्स के कारण स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पीपल, दे सफ़र, दे आर द कोलेटरल डैमेज। सिर्फ जो लोग मरते हैं वही नहीं है, काफ़ी स्पोर्ट्स स्टार्स जिनके एम्बिशंस होते हैं, किसी पॉलिटिशियन की वजह से, लोग जो सारी ज़िंदगी एक ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं और एक उनके देश की लड़ाई की वजह से वो अपनी लाइफ लॉन्ग ड्रीम नहीं फुलफिल कर पाते कई लोग, और भी बड़ी चीज़ें हैं। और देखो, इसको लोग अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर स्पोर्ट्स करते हैं या दूसरा, दोनों पर्सपेक्टिव अपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हैं कि भाई अगर देश कुछ ऐसा कर रहा है तो उनके स्पोर्ट्समैन को भी मौका नहीं मिलना चाहिए। That is one way of looking at it. Second is you distance sports from politics. और कोई भी लड़ाई में जो नेता होते हैं ना, वो एंड में ट्रीटीज साइन करते हैं, they go back to their things, they achieve their goals. And common public, whether sportsmen, whether entertainers, whether people like us, we are the, or especially the army people who lose their lives, civilians who lose their life, they are the collateral damage of any war. And same is the case here. Russian sportsmen are going to be the collateral damage of this war, whether they are in support of that war or whether they are against that war, it does not matter. सर, एट लास्ट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें, सो ओवरऑल सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे विश्लेषण करते हैं आप?
look, we have discussed it multiple times. We are going to be the one of the biggest losers of this war. We are import dependent on so many things, you know, like energy, like metals, so many things, you know, we are dependent on import, and the cost to our GDP will be tremendous. So it is in the interest of Indian, you know, government or India as a nation that this war stops as soon as possible. Otherwise we are going to be major, हम जो इवन खाने का ऑयल भी हम कितना 80% तो हमारा इंपोर्ट होता है, उन सब के कॉस्ट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उससे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के टारगेट्स तो रिवाइज होंगे ही होंगे, आप देख लीजिएगा. सो आई होप यू नो फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव. पर एक बात अगेन हम दोबारा से रीएम्फसाइज कर देते हैं ताकि हमारे पॉलिटिशियन इस बात को सुने. हम पंजाब टुडे पे हमेशा ये कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू रीअसेस योर प्रायोरिटीज़. सेल्फ डिपेंडेंस, यू नो, जो रियल मायने में आत्मनिर्भर भारत है वो बनाने का ये एक मौका भी है. अपनी सप्लाई चेन्स, चाहे वो उससे रिलेटेड हों, डिफेंस इक्विपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एनर्जी से, जितना जितना आप इसको इंडिपेंडेंट कर पाओगे, फ्यूचर में ऐसे शॉक्स एब्जॉर्प्शन की इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी. सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. धन्यवाद.